हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में जो है कुछ क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए, आज उसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 19 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 18 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 18 देख लें। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया 63/160। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली रेस्ट पे है, इसको हम लोग एक्सिलरेट किए 100 वोल्ट से। तो एक्सिलरेट किए तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है वो लेमडा 1 है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लेमडा 1 इक्वल टू होगा अंडर रूट 150/100, इतना एंगस्ट्रॉन। तो ये जो है अंडर रूट 150/10 इतना एंगस्ट्रॉन लेमडा 1 का वैल्यू होगा। अब जो है इसको डी एक्सिलरेट करते हैं 19 वोल्ट से, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 19 वोल्ट से डी एक्सिलरेट करेंगे तो 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो 100 पहले से था, उसमें से 19 डिक्रीज कर गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास रहेगा सेकेंड केस में 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लेमडा 2 दिया हुआ है। तो लेमडा 2 का वैल्यू होगा अंडर रूट 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 81 इतना एंगस्ट्रॉन। इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 150/9 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद बोला गया कि फर्दर इसको डी एक्सिलरेट किए 32 वोल्ट से, मतलब फर्दर जो है 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो 81 पहले से था, 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल 81 माइनस 32 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लेमडा 3 हो जाता है। तो लेमडा 3 का वैल्यू होगा अंडर रूट 150 अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 49 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगा अंडर रूट 150/7 इतना एंगस्ट्रॉन। तो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का वैल्यू पता है, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 निकाल सकते हैं। लेमडा 1 अंडर रूट 150/10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 150/9 प्लस अंडर रूट 150/7। तो ये हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 1/9 प्लस 1/7, 7 प्लस 9 1/10 डिवाइडेड बाय 16 और अपॉन 9 इंटू 7, तो ऊपर चला जाएगा तो 63/16 इंटू 10, ये आएगा 63/160। तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 का वैल्यू आएगा 63/160। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ए फोटोन करस्पॉन्डिंग टू लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हीलियम प्लस आयन इज यूज्ड टू इजेक्ट। तो बाल्मर सीरीज के लास्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा उसका क्या एनर्जी होगा? हीलियम प्लस आयन है बाल्मर सीरीज, मतलब इन्फिनिटी से सेकंड में ट्रांजिशन होना चाहिए हीलियम प्लस आयन में। तो इसका एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस ऑफ 13.6 Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² से निकाल सकते हैं, जहाँ पे n2 आपका इन्फिनिटी है, n1 2 है, और हीलियम है तो Z इक्वल टू 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर। तो 13.6 इंटू 4 इंटू 1/2² 1/4 माइनस 1/∞², तो ∞² तो 0 हो जाएगा 1/∞²। तो 13.6 इंटू 4 इंटू 1/4 माइनस 0 कीजिए या नहीं कीजिए, तो इसका वैल्यू आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये यूज होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम के, इसको हमको इन्फिनिटी में ट्रांजिशन करवाना है 2 से इन्फिनिटी में। तो एनर्जी डिफरेंस जितना होगा उतना एनर्जी ट्रांजिशन के लिए खपत हो जाएगा, बाकी जितना ज्यादा एनर्जी फोटोन का है वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन में, तो 2 से इन्फिनिटी का एनर्जी डिफरेंस निकाल दीजिए। फिर से वही फॉर्मूला 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2², n1 है 2, n2 है इन्फिनिटी, तो फिर से 2² माइनस 1/∞², ये तो 0 होगा, तो 1/4
और यहाँ जेड का वैल्यू 1 होगा इस केस में। तो 13.6 इंटू 1 इंटू 1/4 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ट्रांजिशन के लिए यूज होगा। मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो बचा आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गया। ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है। तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ होगा √150 अपॉन 10.2 एंगस्ट्रॉन। ये आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन रिलीज ड्यू टू सम ट्रांजिशन इन B3+। तो B3+ में N1 से N2 में ट्रांजिशन होता है तो एक फोटोन रिलीज हुआ। उस फोटोन को अगर हम स्ट्राइक किए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया एक मेटल से, जिसका कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन तो प्लस 5.2। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होगा अगर N1 से N2 में ट्रांजिशन होगा तो। और आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम में सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन होता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होगा, क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड से फर्स्ट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इतना एनर्जी वाला फोटोन इमिट करेगा। और सिमिलर ट्रांजिशन होता है किसी भी एटम में N2 से N1 ट्रांजिशन अगर हाइड्रोजन एटम में हो रहा है तो सिमिलर ट्रांजिशन होगा N2Z से N1Z में। मतलब किसी भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है उसमें अगर N2Z से N1Z में ट्रांजिशन होता है तो सेम ही फोटोन इमिट होगा जो कि हाइड्रोजन एटम के N2 से N1 में ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। N2 2 है, N1 1 है और Z पता है, बेरिलियम का Z होता है 4। तो हाइड्रोजन का 2 से 1 और बेरिलियम का 2 इंटू 4 इससे 1 इंटू 4, बेरिलियम का 8 से 4। ये दो जो ट्रांजिशन होगा इसमें सेम ही एनर्जी रिलीज होगा। मतलब हाइड्रोजन एटम में 2 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट हो रहा है, बेरिलियम में 8 से 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा, दोनों का एनर्जी सेम होगा। मतलब 8 से 4 में जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और यही तो फाइंड आउट करना था कि N1 से N2 किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होगा। तो N1 आपका आ गया 8 और N2 आ गया 4। तो 8 से 4 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा Be3+ आयन में तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम x दिया हुआ है। तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। तो लैम्डा E इक्वल टू H/mv। H और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होता है। ये होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। तो ये पूरा कांस्टेंट है। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इसको आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख लीजिए कांस्टेंट K इंटू n/z। सेकेंड ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 2 है। तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा x इक्वल टू K इंटू 2 और हाइड्रोजन एटम मतलब Z इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू है 2K। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन तो ये हो जाएगा K इंटू n इक्वल टू 3 है तो 3 अपॉन Z इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2। यहाँ से अगर आप K इक्वल टू लिख दें x/2, x इक्वल टू 2K है तो K इक्वल टू x/2 हो जाएगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ x के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि K तो हम एक कांस्टेंट माने थे, K तो एक्चुअली में कुछ है नहीं, इस वैल्यू को हम K मान लिए थे। तो K को एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ K इक्वल टू x/2 रख दीजिए तो x इंटू 3/4। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन मतलब हीलियम प्लस आयन के थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा 3x/4। इसके बाद CO3 2- और Al3+ को अगर
सेम पोटेंशियल से एक्सिलरेट करेंगे तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको रेशियो बताना है। तो देखिए चार्ज क्या क्या होता है CO3 2 माइनस और Al3 प्लस पे। तो 2 माइनस 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉरी 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा 2 ही। और Al3 प्लस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा 3। अब मास, कार्बन के कारण 12, ऑक्सीजन के कारण 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3, तो मास होगा 60 ग्राम GMM, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO3 2 माइनस। और Al3 प्लस का मास होगा 27, इतना ग्राम GMM, लेकिन एक मोलिक्यूल हम मानेंगे तो 60U और 27U मास हो जाएगा। और V वोल्टेज से अगर एक्सिलरेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगा Q इंटू वी, तो 2E इंटू वी, इतना जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा CO3 2 माइनस आयन का। और Al3 प्लस का होगा 3E इंटू वी, तो 3eV जूल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ CO3 2 माइनस अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ Al3 प्लस, तो ये जो है H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास 60 2m इंटू के, 60 इंटू के, काइनेटिक एनर्जी है 2eV, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह 2eV। अब यहाँ 60U है, मास को तो आपको केजी में लिखना पड़ेगा, तो एक्चुअली में रेशियो ले रहे हैं, तो दोनों को यू से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 60 तो केजी से कन्वर्ट कीजिएगा, वो रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप केजी में कन्वर्ट नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है रेशियो के लिए। अगर सिर्फ वेवलेंथ ऑफ CO3 2 माइनस निकालना होता तो इस फॉर्मूला से निकालते, लेकिन 60U की जगह 60 केजी करना होता, मतलब सॉरी 60U को केजी में कन्वर्ट करना पड़ता। सिमिलरली H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास 27 इंटू 3eV, 3eV, तो यहाँ से H से H कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आएगा अंडर रूट 2 इंटू 27 इंटू 3eV अपॉन 2 इंटू 60 इंटू 2eV, eV से eV कैंसिल आउट होगा, 3 से 20 टाइम्स और 2 से 2eV था, eV कैंसिल आउट हुआ था, 2 बचा हुआ था, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर 27 बचा, नीचे 2 इंटू 20 बचा, तो रेशियो होगा अंडर रूट 27 अपॉन 40। यही फाइंड आउट करना था। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इसके साथ जो है स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड रहता है, मतलब डी ब्रोगली वेव्स जो एसोसिएटेड रहता है वो स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड रहता है, या इसी को स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। अब ये स्टेशनरी वेव क्या होता है, तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कन्फाइंड है तो वो स्टेशनरी वेव कहलाता है, मतलब एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, इन्हें स्टेशनरी वेव। द एनर्जी इज नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ज्यादा डिटेल में आप लोग स्टैंडिंग वेव के बारे में फिजिक्स में पढ़िएगा। अभी बस ये ध्यान रखिए कि जो वेव एसोसिएटेड रहता है इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो ये स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड रहता है इलेक्ट्रॉन के साथ। और कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव होता है 2πRn इक्वल टू n लैम्डा, मतलब अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड रहेगा वो n लैम्डा के इक्वल होगा 2πr, ये जो सरकमफेरेंस है 2πRn, जहाँ पे Rn जो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पता है तो सरकमफेरेंस होगा 2πRn, ये जो है n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। स्टेशनरी वेव है तो या तो 1 लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा या 4 लैम्डा होगा, मतलब कितना वेव ये क्रिएट करेगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक ही, मतलब इस तरह से जो है समझ में ऐसे करके क्रिएट होगा कि एक ही वेव में पूरा ऑर्बिट कवर अप हो जाता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 लैम्डा, n का वैल्यू 1 होगा, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मतलब 2πRn, ये पूरा सरकमफेरेंस 1 लैम्डा के इक्वल होगा क्योंकि पूरा सरकमफेरेंस में एक ही वेव क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे इस तरह से मतलब बनेगा ना कि ये 2 साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। जैसे यहाँ पे देखिए
यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वन वेव है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेव है, फिर यहाँ तीसरा वेव है, यहाँ चौथा वेव है, यहाँ पांचवा वेव है, यहाँ फिर एक टोटल 6 वेव में ये पूरा ऑर्बिट कवर अप हो गया। तो 2 पाई आर एन इक्वल टू 6 लैम्डा होगा। ये जो है 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इसलिए ये 6 वेव क्रिएट कर रहा है। तो जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उतना वेव जो है कंप्लीट होगा, मतलब 2 पाई आर एन पूरा सरकमफेरेंस में उतना वेव प्रोड्यूस रहेगा स्टेशनरी वेव का। तो इसलिए कंडीशन होता है 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ है और एन जो है ऑर्बिट नंबर है, मतलब nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो पता ही है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। तो लैम्डा इक्वल टू आप लिख सकते हैं एच अपॉन एम भी। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 पाई आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन एम भी। यहाँ से एम भी आर एन इक्वल टू आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, एम भी आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और हम लोग देखे थे पहले कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, इसलिए बोले थे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर तो हमेशा इंटीजर में ही होगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये क्वांटाइज्ड रहता है। एम बी आर एन जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। और अभी हम देख लिए यहाँ से कि एम बी आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आता है, यहीं से ये वाला फॉर्मूला आता है एन एच अपॉन 2 पाई वाला। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखिए कि nth ऑर्बिट विल है n वेव्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये n वेव्स क्रिएट करेगा, दैट इज 4th ऑर्बिट इक्वल टू 4 वेव। तो 4th ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो 4 वेव्स क्रिएट होगा इस तरह से। मतलब देखिए 1 ये पूरा यहाँ तक एक साइकिल होगा, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल छोटा से दिए हैं ताकि कंप्लीट हो जाए, चौथा साइकिल, तो 4th ऑर्बिट में रहेगा तो 4 वेव। अब जो है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम x दिया हुआ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन निकालना पड़ेगा x के टर्म में। इसका वैल्यू आएगा, रेशियो ले लीजिए, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो ये आएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो n स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर 1 होगा हाइड्रोजन एटम का, डिवाइड बाय 0.529 इंटू n स्क्वायर 3 है तो 3 स्क्वायर अपॉन हीलियम, तो 2 सॉरी जेड का वैल्यू 2। तो यहाँ से 0.529 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है x अपॉन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 4 अपॉन 3 स्क्वायर 9, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इधर, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा 9x अपॉन 8। तो रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन आएगा 9x अपॉन 8। अब 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लैम्डा, थर्ड ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 3, तो 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट है 9x अपॉन 8 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा 2 पाई इंटू 3x अपॉन 8, तो 6 पाई x अपॉन 8, 6 पाई x अपॉन 8, 3 4, तो 3 पाई x अपॉन 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा अगर हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा तब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।